हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए ये कहानी को लेकर। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक शादीशुदा महिला सिर्फ शादीशुदा ही नहीं थी, बल्कि वो दो बच्चों की माँ भी होती है। पति रहते हुए वो महिला को अपने ही गांव में, जिस गांव में वो ब्याह कर कर आई थी, जिस गांव में वो अपने पति के साथ पूरा परिवार के साथ रहती थी, उसी गांव में एक व्यक्ति के साथ इस महिला के अवैध संबंध बन जाते हैं। जब अवैध संबंध बन जाता है, पहले तो ये सिलसिला जो है छुप छुपा कर चल रहा था, लेकिन गांव की बात है तो किसी न किसी की नज़र पड़ी जाती है और ऐसा मामला जो है ज़्यादा दिन नहीं छूटता। तो वैसे ही इस महिला के और उस व्यक्ति का, गांव का ही व्यक्ति होता है, उस दोनों का, इन दोनों का जो मिलना जुलना, ये सब धीरे धीरे पता चलने लगे। तो तभी पति को भी किसी ने बताया, पति ने भी गौर किया। पति को बड़ा शॉक्ड लगा, जो मेरी पत्नी दो बच्चों की माँ होकर वो ऐसे कैसे कर सकती है। इस बारे में वो अपने पत्नी से खुलकर बातें करते हैं, जो देखो, अगर इसमें कोई सच्चाई है तो तुम बाज आ जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पहली बार जब अपने पत्नी से ये बात पति ने कहा, तो पत्नी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, बहुत ज़्यादा नाराज हुआ अपने पति के ऊपर, जो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। मेरे दो बच्चे बड़े हो रहे हैं, और अगर मैं ऐसा करूं तो मैं यहाँ पर रहकर ऐसे कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि आप रहते हो, परिवार के लोग रहते हैं, तुम तो किसी का भी बात पर आ जाते हो। पति को लगा शायद जो लोगों ने देखा हो सकता है गलतफहमी है, लेकिन वो गलतफहमी नहीं थी। फिर धीरे धीरे पति को अपने तौर पर जब पता किया, तो पता चला हाँ, ये सच था। पत्नी का वाकई अवैध संबंध उसी शख्स के साथ है, जिस शख्स के बारे में गांव वाले ने, उसके पड़ोसी ने, उसके जान पहचान वाले ने बताए थे। अब पति अपने पत्नी से इस मैटर से बात नहीं करते, बल्कि मार पिटाई करते हैं, क्योंकि पति को लग गया जो मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकतें करती है, जिसके चलते जब भी लोग कोई कुछ बात करता, वो घर पर जाता और अपनी पत्नी को मारते। इसी बात को वो पत्नी जो है अपने आशिक को पूरी बात बताते हैं और कहते हैं जो अब बहुत हो चुका, अब इस मामले का फैसला करो, और मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। यानी मारने की बात करती है पत्नी। तो वो आशिक भी तैयार हो जाते हैं। आशिक एक नाबालिग लड़का को साथ में ले लेते हैं, और 13 जनवरी की बात है ये, जब झगड़ा हुआ था, 14 जनवरी को वो आशिक नाबालिग लड़के के साथ मिलकर उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं। मौत के घाट उतार देने के बाद उसके सबूत सारे मिटा देता है, और बॉडी को भी दरिया में फेंक देता है, नदी में फेंक देता है, और यहाँ एकदम आराम से रहने लगते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति गायब हो जाते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, खास करके पिता बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, अपने बेटे को ढूंढने लगते, मोबाइल पर कॉल किया जाता है, लोगों से पूछताछ करते, जिनसे भी उठना बैठना था अपने बेटे का सबसे मिलता है। और यहाँ पत्नी भी बेचैन थी, पति नहीं घर पर आ रहा है, लेकिन पत्नी की हकीकत किसको पता थी। तो दिन बीतते गया, दिन बीतते बीतते आखिरकार 2 फरवरी को वो शख्स का दूसरे ही डिस्ट्रिक्ट में बॉडी मिलती है। अब जब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बॉडी मिलती है, वहाँ के पुलिसकर्मी जो है, जिन थाने के अंदर वो बॉडी मिली थी, मरने वाला व्यक्ति का पुलिस थाने में कांटेक्ट करते हैं, और फिर पिता को बुलाया जाता, पिता शनाख्त कर लेते, और फिर बाद में जब पुलिस तफ्तीश करती, जो सच्चाई सामने आते हैं, वाकई यकीन करना मुश्किल हो जाते। जो कोई महिला, सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर वही अवैध संबंध के चलते अपने ही पति का मौत के घाट उतार देकर खुद विधवा बन जाती है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर, क्राइम आइडियाज़ चैनल पर जुड़ रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हो तो वीडियो को छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो, या फिर आप इंस्टा में देखते हो स्टोरी बाय रहमान, वहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। और अगर पूरा वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब में या फेसबुक पेज पर भी देख सकते हो। मैं चाहूँगा आप लोग यूट्यूब पे ही देखा करें। तो खैर, राजस्थान प्रदेश का ये कहानी है। राजस्थान प्रदेश का ही एक
जिला लगता है, यानी डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर के अंदर ही एक गांव है घरसना गांव। घरसना गांव में रहने वाला भजनलाल अपने पूरा परिवार के साथ रहा करते। भजनलाल शादीशुदा होता है। भजनलाल के 2 बच्चे भी हैं, पत्नी है, पिता है, यानी भरा पूरा परिवार के साथ वो रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चलता था, लेकिन कुछ समय से भजनलाल को बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि भजनलाल की जो पत्नी है, जिसका नाम होता है इंदिरा, इंदिरा अब बेवफाई करने लगी थी अपने पति से। और ये कई दिनों से चल रहा था, जिसके चलते भजनलाल परेशान होकर, लोगों का ताना सुन सुनकर वो अपने पत्नी को मार पिटाई करते थे। और इसी मार पिटाई के चलते पत्नी जो है अपने पति से इतना ज़्यादा रूठ जाती है कि वो अपने आशिक के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जो उसी गांव में रहने वाला होता है आशिक, उसके साथ मिलकर प्लानिंग करके अपने पति को मौत के घाट उतारवा देती है। और फिर जैसे हर कहानी में होती है, नाटक, रोना धोना, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करना, बहुत ज़्यादा बेचैन रहना, परेशान में गुजारना, ये सारे कर रहे थे। लेकिन जब पुलिस के हाथ में बॉडी आती है, पुलिस तफ्तीश करने लगती है और वो सच्चाई सामने आती है। 13 जनवरी को झगड़ा होता है भजनलाल और इंदिरा के बीच में, उसी मैटर को लेकर, जो अवैध संबंध जिसके साथ चल रहा था, जिसके साथ उसका बातचीत होती थी। दोनों पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तो इंदिरा जो है अपने आशिक को फ़ोन कर कर पूरी बात बताती है। और इस बार इंदिरा फैसला कर ली थी। अपने आशिक, जिसका नाम होता है, आशिक का नाम प्रभुदयाल, जो उसी गांव में रहता था, घरसना गांव में, इंदिरा फ़ोन कर कर कहती है, जो देखो आज फिर मुझे मार पड़ी और ये तुम्हारी वजह से। हाँ, मैं सह नहीं सकती। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति को हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों के बीच के में से हटा दो। यानी साफ तौर पर वो कह रही थी, जो मेरे पति को तुम मौत के घाट उतारवा दो। और प्रभु दया भी वही चाहते थे, जो इन दोनों के बीच में कोई रोड़ा ना बने। पति रोड़ा बन रहे थे। भजनलाल, अब एक प्लानिंग रचा जाता है। प्लानिंग के तहत 14 तारीख को जो प्रभु दयाल है, अपने एक जान पहचान नाबालिग लड़का के साथ, भजनलाल जिस रास्ते से वो घर आते हैं, उस रास्ते पर वो लोग भजनलाल का इंतजार करने लगते हैं। जब भजनलाल आते हैं, वो नाबालिग लड़का भजनलाल के, वो बाइक से आना जाना करता था, मोटरसाइकिल से, बिल्कुल उसके गांव के है तो थोड़ा बारीक रास्ता होती, सड़क होती। वो नाबालिग लड़का भजनलाल के गाड़ी के सामने आ जाता है और भजनलाल गाड़ी रोक देते हैं। जब गाड़ी रोकता है, भजनलाल बहुत गुस्से में था, जो तू ऐसा हरकत क्यों कर रहा है, गाड़ी के बीच में क्यों आ रहा है। वो नाबालिग लड़का को डांट रहे थे। पीछे से जो है प्रभुदयाल एक भारी सा भरकम सा डंडा लेकर बैठे थे। वो डंडा पीछे से जाकर भजनलाल के ऊपर वार कर देते और बहुत तेजी के साथ वार करते। सुनसान जगह था, गांव है तो ऐसे ही सन्नाटा रहता है, लोगों का आवाजाही बहुत कम रहता है। तो उस डंडे का मार से वो जमीन पर गिरता है और उसके ऊपर डंडे पे डंडा बरसाया जाता है और वो नाबालिग लड़का भी भजनलाल के ऊपर टूट पड़ता है, उसका गला कस देते हैं। दोनों मिलकर देखा जाए तो भजनलाल को मौत के घाट उतार देते हैं। अब मौत तो हो जाती है, फिर उसके बाद अब इस भजनलाल के बॉडी को ठिकाने लगाना था प्लान के तहत। घरसना गांव में ही ये घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद उसी के बाइक से, भजनलाल की बाइक से, जो प्रभुदयाल होता है, वो उस बाइक को चलाने लगते हैं और भजनलाल के बॉडी को बीच में रखते हैं, जैसा ट्रिपल सीट पे बैठते हैं, और वो नाबालिग लड़का पीछे बैठता है भजनलाल को पकड़ते हुए। तीनों वहाँ से, जो घरसना गांव होता है, उस गांव से 50 किलोमीटर दूरी पर जाता है और एक नहर बहती है। उस नहर का एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिस टर्निंग पॉइंट का नाम रखा था 460 हेड। उस नहर का 460 हेड के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां पर उतरते हैं, तीनों उतरते हैं। लेकिन जब उतारने के वक्त होता है, तब जो है, जो भजनलाल होता है, उसको होश आ जाता है। दरअसल वो मरा नहीं था, वो बेहोश हो चुके थे। वो होश पे आ जाते हैं। जब होश पे आकर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये दोनों घबरा जाते हैं और घबरा के ये दोनों फिर से
उसके ऊपर टूट पड़ता है। वैसे ही वो जख्म था, सिर पर बहुत गहरा चोट था, खून बह रहे थे और जो है बेहोशी था, और ऐसे में होश आ जाए तो कमजोरी रहता है। और ये दोनों जो है उसके ऊपर फिर से टूट पड़ता है भजनलाल के ऊपर, और फिर उसको मारते हैं। फिर उसका गला दबाते दोनों मिलकर। अब जहाँ पर गए हुए थे 460 हेड पर, वहाँ पे और ज़्यादा सुनसान था, नहर के किनारे था। उसके बाद भजनलाल के बॉडी को उस नहर पे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जो भजनलाल का बाइक था, जिस बाइक से ये तीनों वहाँ तक पहुँचे थे, भजनलाल के अलावा ये दोनों, जो उस बाइक को भी उस नहर में फेंक देते। अब रही जो बाइक है वो भारी भरकम था, उसी नहर में उसी जगह पर डूब जाता है। लेकिन जो भजनलाल की बॉडी है वो धीरे धीरे बहते बहते कहीं और चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रभु दयाल है और वो नाबालिग लड़का गांव वापस आता है। जब गांव वापस आ जाते हैं, चुपचाप रहने लगते, और प्रभु दयाल इस खुशखबरी को भजनलाल के पत्नी को दे देते हैं, जो फिक्र ना करो, काम हो गया, अब भजनलाल कभी वापस नहीं आएगा, अब तुमको जो करना है कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा टाइम और गुजारते हैं। अब जो इंदिरा है भजनलाल की पत्नी, साजिश के तहत उसे अब अपने पति के बारे में जानकारी करना है, पति को ढूंढना है। वो अपने ससुर को कहती है, जो पापा, बच्चों का नाम लेकर इनके पापा को मैं बाजार भेजी थी, अभी तक लौट कर नहीं आया, और फ़ोन भी लगा रहे हो, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, ज़रा आप बाहर जाकर देखो ना, किसी से पूछो ना, किसी ने देखा है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। पिता जो होते कृष्णलाल बहू के बात सुनकर मोहल्ले में निकलते हैं, और जो भजनलाल को जानते थे, जिनके साथ उठना बैठना बातें ज़्यादा होती थी, कृष्णलाल जी उन लोगों से पूछताछ करने लगे भजनलाल के बारे में, जो किसी ने देखा, कहीं देखा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, बाजार के भेजे थे, उसकी पत्नी ने अभी तक लौट कर नहीं है, बार बार कॉल किया जा रहा है, रिसीव भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सारे लोगों ने कहा, जो नहीं, आज तो भजनलाल से बात भी नहीं हुई और उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, हम लोगों ने देखा भी नहीं। देखते ही देखते 14 जनवरी का पूरा दिन निकल जाते, 15 जनवरी भी ढूंढते हुए निकल जाते। आखिरकार 16 जनवरी को जो कृष्णलाल होते हैं, भजनलाल के पिता और पत्नी इंदिरा, उन लोग का जो नज़दीकी पुलिस थाने होता है, परसाना पुलिस थाने में जाकर एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराते हैं अपने बेटे भजनलाल के बारे में। पूरी बात बताते हैं, जो 2 दिन हो गया साहब, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, फ़ोन पहला तो इसे घंटी बज रहा था, अब तो फ़ोन का रिंग भी नहीं हो रहा है, मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। वही पत्नी का भी रो रो के बुरा हाल। परसाना पुलिस भजनलाल के पूरा डिटेल ले लेते हैं और बाइक नंबर भी ले लेते हैं और सर्विलांस पे डालते हैं, चेक करते हैं, लेकिन कुछ खबर नहीं। देखते ही देखते जो परसाना पुलिस है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का पुलिस थाने में ये सारी खबर फैला दी जाती है। जो एक आदमी है जो कई दिनों से लापता है, उसके बारे में अगर आप लोग पुलिस थाने में कोई ऐसा हो तो खबर करना। लेकिन 3 से 4 दिन बीता था कि जो भजनलाल के मोबाइल का लोकेशन है, परसाना पुलिस ने ट्रैकिंग में डालकर चेक किया, वही 365 हेड के पास दिखा रहा था। जो वहाँ पर पहुँचता, वहाँ पर पहुँचने के बाद टेक्निकल के सहारे पता चलता है, इस नहर में, जो बहती नहर है, उस नहर के अंदर कुछ ना कुछ गिरी हुई है। अब जब उस नहर से गिरी हुई सबूत मिली तो उसको निकाला गया, तो पता चला एक बाइक है। उस बाइक को जब बाहर निकाला, वो बाइक किसी और की नहीं थी, भजनलाल की थी। इस खबर को परिवार को दिया जाता है। परिवार ऐसे ही बेचैन थे, लेकिन इस बाइक को नहर में पाना, परिवार रो रो के बुरा हाल हो जाते। पिता को भी लग गया, शायद मेरे बेटे के साथ कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, या फिर मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी ना हुआ। जिस तरीके से बाइक नहर में पड़े हुए मिले, इस वजह से सबको लग गया जो शायद भजनलाल नशे की हालत में बाइक चलाया होगा और बैलेंस बिगड़ गया और नहर में गिर गया, वो डूब के मर गए। तभी इतने दिनों से भजनलाल का कोई खबर नहीं। यहाँ पे बाइक मिल जाती है, लेकिन पुलिस वाले जो है अब इस मिसिंग कंप्लेन में इंटरेस्ट लेने लगे और अलग अलग थानों में ये सारी खबरें दी जाती है। अब जिस तरह नहर बह रही थी, उस दिशा में पुलिस एक और डिस्ट्रिक्ट लगती है, राजस्थान प्रदेश का ही आता है फलोदी डिस्ट्रिक्ट, और इसी फलोदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और पुलिस थाना लगता है, नोक पुलिस थाना। नोक पुलिस थाने से परसाना पुलिस थाने के पास एक कॉल आती है 2 फरवरी को।
2 फरवरी को कॉल कर बताया जाता है नोक पुलिस थाने से, जो हमारी पुलिस थाने के अंतर्गत एक बॉडी मिली है जो नहर में बहते हुए आई है और बॉडी का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। और आपके वहाँ से खबर आई थी, जो आपके वहाँ एक मिसिंग कंप्लेन है, हो सकता है उसी शख्स का हो। अब यहाँ नहर पे बाइक मिली थी तो यहाँ परसाना पुलिस को भी लग गया, शायद वो भजन लाल की बॉडी हो। तो भजन लाल के जो पिता है कृष्ण लाल को बुलाया लिया जाता है और उस बॉडी को श्राद्ध करने के लिए नोक पुलिस थाने में, जो फलूदा डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ जाने के बाद ऐसे आम इंसान तो उस बॉडी को देखने के बाद पहचान नहीं कर पाएगा, श्राद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी का कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब था, सड़ गल चुके थे। लेकिन कृष्णलाल ठहरे पिता, एक बच्चे का स्नात, एक बेटे का स्नात करने के लिए पिता ज़रा इधर उधर नहीं करते, एक झलक में ही, एक नज़र में ही पहचान जाती है ये मेरा बेटा भजन लाल है। देख के रोने लगते हैं और तफ्तीश हो जाती है और पहचान हो जाती है, यानी शनाख्त हो जाती है जो भजन लाल की बॉडी है। उसके बाद नोक पुलिस थाना उस बॉडी को परसाना पुलिस थाने में दे देती है और यहाँ पर परसाना पुलिस थाना जो है इस केस में और ज़्यादा तेज़ी लाता है, क्योंकि बॉडी इस कंडीशन में मिलना और पोस्टमार्टम के लिए भेज देना, और पोस्टमार्टम से पता चला सबसे पहले इस भजन लाल के ऊपर सिर पर चोट मारा गया था और चोट का निशान भी दिख रहे थे, और फिर उसके बाद गला घोटकर इसको मारा गया। अब इतना ज़्यादा दुश्मनी कौन निभा सकता है, पुलिस के लिए बड़ा सवाल था। पुलिस अब इस पूरी जानकारी में जुट जाते हैं और अलग अलग खबरी को भी लगा देते हैं, और खबरी जो है गांव से ही कुछ खबर निकाल कर पुलिस वाले के कान में सुनाते हैं। जब पुलिस वाले के कान में ये खबर जाती है तो पुलिस वाले जो है, जो इंदिरा है, इंदिरा के मोबाइल का CDR निकालते हैं, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालते हैं। और उस दिन 14 फरवरी को जो मतलब 14 जनवरी को जो गायब हुई थी भजन लाल, इस वजह से 14 जनवरी के लोकेशन चेक करते हैं। लोकेशन तो घर पे ही दिखा रहा था, लेकिन कॉल डिटेल में यानी CDR में एक नंबर बार बार डिस्प्ले हो रहा था और कई मरतबा हो रहे थे। जब उस नंबर का डिटेल निकाला तो पता चला उसी गांव में एक्टिव है, वो नंबर प्रभु दयाल का होता है। जब प्रभु दयाल के बारे में खबरी को लगवाया गया तो खबरी ने पता लगवाया, हाँ जो इंदिरा है, इंदिरा का अवैध संबंध उसी प्रभु दयाल के साथ चल रहे थे, और हो सकता है प्रभु दयाली जो है इंदिरा के साथ मिलकर भजन लाल को इस तरीके से मौत के घाट उतारा, लेकिन कोई सबूत नहीं थी। इसीलिए उस नंबर का, प्रभु दयाल का नंबर का भी CDR और लोकेशन चेक करता है, और उस दिन का खास करके 14 जनवरी का लोकेशन चेक करता है। 14 जनवरी का लोकेशन जैसे चेक होता है, फौरन पुलिस का एक टीम उस गांव में पहुंचता है। परसना गांव में पहुंचने के बाद इंदिरा को हिरासत में लेते हैं और प्रभु दयाल को भी अरेस्ट कर लेते हैं, दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। पूरा गांव वाले हैरान हो जाते हैं। गांव वाले को ये भी पता थी इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है, लेकिन भजन लाल को जब मौत हो गया, दोनों पति उस प्रभु दयाल और पत्नी को हिरासत में लेना, तो गांव में एक हड़कंप सी मच गई। ऐसा तो नहीं इंदिरा ने ये सब कुछ कर दिया और प्रभु दयाल ने भजन लाल को मार डाला। जब उन दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ करते हैं, हर मुजरिम के जैसा ये दोनों भी झूठ से शुरुआत किया, लेकिन पुलिस के पास सबूत थे। जो प्रभु दयाल के मोबाइल का लोकेशन है 14 जनवरी का, उसी जगह पर दिखा रहे थे जहां पर भजन लाल के मोबाइल का लोकेशन दिखा रहे थे। और सबसे बड़ा सबूत उसी जगह 465 हेड पर जहां पर भजन लाल के बाइक मिली, उस जगह पर उसी टाइम पर प्रभु दयाल का लोकेशन देखना, मतलब साफ साफ क्लियर हो जाती है। और गांव वाले ने और खबरी ने जो खबर निकाला था इन दोनों के बीच में अवैध संबंध है, और कॉल डिटेल से भी पता चला दोनों के बीच में काफ़ी समय से बातें होती और काफ़ी टाइम बातें होती। उस दिन भी बातें हुई थी जिस दिन भजन लाल गायब थी। तो इसीलिए इन दोनों के ऊपर अब सख्ती किया जाता है। जब सख्ती किया जाता है, अब दोनों के पास सच्चाई के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए दोनों ने टूटा और पुलिस वाले के सामने पूरा सच्चाई कबूल कर लिया। उन दोनों ने बताया, हाँ हम दोनों ने मिलकर ही भजन लाल को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतारने के लिए इंदिरा ने खुद बताई थी प्रभु दयाल को, क्योंकि इंदिरा को बार बार मार पड़ते थे प्रभु दयाल की वजह से, क्योंकि इन दोनों के बीच में अवैध संबंध था। और इस संबंध के बारे में भजन लाल को पता चल गया। भजन लाल जब भी अपने पत्नी के पास जाते, पत्नी मोबाइल से बातें करता, भजन लाल को
पता था वो अपने आशिक प्रेमी प्रभुदयाल से बात करते और इसी वजह से अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मार पिटाई करते। प्रभु दयाल को भी कई मरतबा, गांव का ही होता है इसलिए भजनलाल कई मरतबा समझाया जो मेरी पत्नी से दूर रहे, नहीं तो मैं तेरे साथ कुछ गलत कर दूंगा, और डराया धमकाया। लेकिन प्रभु दयाल भी कहाँ डरने वाले थे और कहाँ उस इंदिरा से दूर होने वाले थे, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे को टूट कर चाहने जो लगे थे, दोनों के बीच में संबंध जो थे। जब यही सब सिलसिला भजनलाल दोनों के साथ करने लगे तो दोनों ने फैसला कर लिया जो हम दोनों के बीच का कांटा जो है भजनलाल है, तो क्यों ना भजनलाल को ही हटवा देते। 13 जनवरी को जिस दिन भजनलाल पत्नी को मारा था इंदिरा को, उसी दिन पत्नी अपने प्रेमी को फोन कर कर बताई जो देखो बहुत हो चुका, अब तो इस मसले का हल निकालो। प्रभु दयाल भी चाहते थे जो भजनलाल को हटा ही देते। फिर वो अपने एक नाबालिग पहचान वाला एक लड़का को बुलाते हैं और इस पूरे मैटर को समझाते हैं। वो भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। शायद उसको पैसा की लालच दिया गया हो और उस लालच में आकर वो नाबालिग लड़का और प्रभु दयाल मिलकर भजनलाल को 14 जनवरी को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद फिर भी 465 के पास ले जाकर बॉडी को डिस्पोज कर देते हैं, बाइक के साथ नहर में फेंक देते हैं। ये पूरा घटना पुलिस धीरे धीरे तफ्तीश करने के बाद पूरी सच्चाई सामने लेकर आता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर पूरे घटनाक्रम का जानकारी देते हैं। और फिर बाद में पता चलती है पत्नी की जो हकीकत है। लोगों को शायद लगा था जो ये अवैध संबंधी है, लेकिन कोई पत्नी इस तरीके से अपने पति को रास्ते से हटवा सकती होगी, 2 बच्चों का माँ होकर। सोचिए, उसके घर में कोई चीज़ की तकलीफ नहीं थी, कोई चीज़ की परेशानी नहीं थी, लेकिन वही एक गलत फैसला, एक गलत रिश्ता, जिसके चलते पत्नी को मजबूर कर दिया था इस कदम को उठाने के लिए। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो छोड़ने से पहले लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।